नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम 2020 में हुए कर्नाटक में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 19 से 20 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, देन द प्रॉफिट परसेंटेज व्हाट। यदि 25 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज इक्वल टू 1 रुपीज़। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है हर एक पेन का वो कितना है, 1 रुपये। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़। ठीक है, अब हमें और क्या बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है 20 पेन का, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेन। किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेन। ठीक है, और 25 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू 25 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी आ गया और सेलिंग प्राइस भी आ गया, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 25 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 20। 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 रुपीज़ का, और कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 21 द 20, 25 द 100, 5 इंटू 5 कितने होते हैं, 25%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 25%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 25%। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द इनकम ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम इनकम, हाउ मच परसेंट श्याम इनकम इज लेस देन दैट ऑफ राम इनकम। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे पास 2 पर्सन दिए हुए हैं, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है राम। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि जो राम है उसकी इनकम 20% ज़्यादा है किसकी इनकम से, श्याम की इनकम से। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो श्याम की इनकम है वो क्या है, 100%। ठीक है, तो राम की इनकम क्या है, उससे 20% ज़्यादा, तो राम की इनकम कितनी हो जाएगी फिर 120%। ठीक है, तो इन दोनों की इनकम के बीच कितना गैप है, 20% का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन क्या बोली है यहाँ पे, हाउ मच परसेंट श्याम इनकम इज लेस देन। अब बोला कि श्याम की इनकम कितनी लेस है राम की इनकम से। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी हमारे पास लेस देन, ऑफ, बाय आए तो उसके बाद जो होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, किसकी इनकम पूछी हुई है, श्याम की इनकम कितनी लेस है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कितना गैप है इन दोनों की इनकम के बीच में, 20% का। ठीक है, तो 20 ओवर कितना आ जाएगा, शाम की यहाँ पे क्या रहा हमारे पास, राम की इनकम आ रही है ना बाद में लेस देन के बाद, तो यहाँ पे राम की इनकम कितनी है 120%। तो 120 मल्टीप्लाई 100, और जो यहाँ पे जो परसेंटेज का साइन था इन दोनों का उससे हम बाहर कॉमन निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 से 21 द 20, 26 द कितना आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, और 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 से करते हैं तो 2 से, 2 3 द 6, 250 द 100, तो कितना आ गया हमारे पास 50/3%। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 50 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो कितना आएगा 3 1 द 3, 5 माइनस 3 2 0, 3 6 द 18, तो कितना आ गया -2। ठीक है, माइनस करके कितना आ गया 2। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ गया हमारे पास 16 से ही 2/3,
20%। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट डिक्रीज बाय 20% देन बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन शुड बी इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। यदि नमक की कीमत 20% कम हो जाती है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में R/100 माइनस R मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट 1%। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आर क्या है यहाँ पे, जो रेट जो हमारे पास डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने परसेंट की डिक्रीज हो रही है, 20%। तो 20/100 माइनस 20 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं, इससे कितना आएगा, 20/100 माइनस 20 कितने होते हैं, 80 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 0 से 0 कटेगी, 2 4 द 8, 2 10 द 20, फिर से 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 5 द 10। ठीक है, कितना आगे से सोल्व करके 5 5 द 25 इज इक्वल टू 25%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंजप्शन कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, 25%, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 12 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए हुए हैं। जब भी हमारे पास इस प्रकार का केस आता है तो वहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, बोर्ड मास। ठीक है, क्या होता है ये रूल हमारे पास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे हमारे पास एक और रूल अप्लाई होगा, वो क्या है, A/B डिवाइडेड बाय C/D इज इक्वल टू A/B मल्टीप्लाई D/C। ये रूल कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे और इस स्टेप में यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, हम सॉल्व करते हैं, 12 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3/4 मल्टीप्लाई 4/1 प्लस ब्रैकेट में 12 मल्टीप्लाई 1/30 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 6 से 6 2 द 12, 6 5 द 30। तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 12 3 कितने होते हैं, देखो 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2/5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। तो 12 3 36 प्लस 2/5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 36/1 प्लस 2/5। एलसीएम लिया, कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 5 द कितने होते हैं, 5 6 द 30, 0 5 3 द 15 प्लस 3 18, 180 प्लस 2 इज इक्वल टू 182/5। ठीक है, 182/5। अब यहाँ पे 5 से काटते हैं, कितना आ जाएगा, जब हम इससे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36.4। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 36.4। क्वेश्चन नंबर 5, इफ कॉस्ट प्राइस इज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 60% है, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, 60/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया, 60 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 100, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 60। तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू कितने होते हैं, 40 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, 40, और कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे,
60 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गई, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 × 4, 2 × 3 6, तो कितना आ गया 200/3। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 66.66, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 66.67, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नंबर आया है ना, आंसर आया, ये हमारे पास कंटिन्यूसली आएगा 66.66, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे राउंड फिगर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब हमारे पास 66.67 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ऑन सेलिंग 12 नोटबुक्स एनी सेलर मेक अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक्स, व्हाट इज हिज प्रॉफिट %। यदि 12 नोटबुक बेचने पर कोई विक्रेता 4 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या दिया हुआ हमारे पास कि जो सेलिंग प्राइस है 12 नोटबुक्स का, ठीक है, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक्स का, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स इज इक्वल टू क्या रहा हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, ठीक है। यही बात बोली है ना यहाँ पे, ऑन सेलिंग 12 नोटबुक्स एनी सेलर, ठीक है, मेक अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस है 12 नोटबुक्स का, ठीक है, वो किसके इक्वल आ रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक। आएगा कब, जब हम उसमें से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 12 नोटबुक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, क्या बच जाएगा हमारा माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 नोटबुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक्स माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 नोटबुक इज इक्वल टू माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 8 नोटबुक। 12 माइनस 4 कितने होते हैं 8, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 नोटबुक, ठीक है। तो माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 नोटबुक इज इक्वल टू कितना आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 8 नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच नोटबुक इज इक्वल टू 1 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 नोटबुक कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 नोटबुक इज इक्वल टू 8 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऑफ 8 नोटबुक्स इज इक्वल टू 12 रुपीज, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे देखी ना कि क्या बोला, जो सेलिंग प्राइस है 8 नोटबुक्स का वो किसके इक्वल आ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स, ठीक है। तो एक नोटबुक का प्राइस जो है वो कितना है 1 रुपीज़ है, तो 12 नोटबुक्स का प्राइस भी कितना होगा 12 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 8 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना है 12, तो लिखते हैं यहाँ पे 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे हमें 4 रुपये का, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है 4, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 100, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 2 1 द 2, 250 द 100। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 50%, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ₹4 बिकम ₹10 इन 50 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, द रेट परसेंट पर एनम इज व्हाट? यदि साधारण ब्याज पर ₹4 50 वर्षों में ₹10 हो जाते हैं तो प्रति वर्ष दर क्या है, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया वो लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल दिया हो वो कितना दिया हुआ है, ₹4, और अमाउंट कितना हमारे पास यहाँ पे ₹10। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है ₹4 और अमाउंट कितना है ₹10। ये जो प्रिंसिपल से अमाउंट ₹10 हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, तो टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है 50 ईयर। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे रेट हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो जब भी हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन होता है तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है ₹10 और प्रिंसिपल 4, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया ₹6। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो सेम वही सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 6 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 4 मल्टीप्लाई रेट कितना हमारे पास 50 ईयर। ठीक है, ओवर सॉरी टाइम कितना हमारे पास 50 ईयर और रेट हमने फाइंड करना है तो R ओवर 100। ठीक है, 51 द 50 52 द 100 2 1 द 2 2 2 द 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेट निकालेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, R इज इक्वल टू 6 ओवर 2 2 1 द 2 2 3 द 6। तो हमारे पास रेट कितना आ गया, रेट इज इक्वल टू 3%। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3%। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए ऑफ 55 स्टूडेंट इज 12 एंड एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए ऑफ 55 स्टूडेंट इज 12 एंड द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी ऑफ 45 स्टूडेंट इज 14 ईयर। फाइंड द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन बोथ सेक्शन टेकन टुगेदर। 55 छात्रों के सेक्शन ए में छात्रों की औसत आयु 12 है और 45 छात्रों के सेक्शन बी में छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। दोनों वर्गों को मिलाकर विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है गिवन वो लिख लेते हैं हम। द एवरेज एज ऑफ 55 स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज इक्वल टू 12 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल एज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल एज ऑफ 55 स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 660 ईयर। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब हम सेक्शन बी के निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ 45 स्टूडेंट इन सेक्शन बी इज इक्वल टू कितनी है 14 ईयर। ठीक है, तो यहां से अब हम टोटल एज निकाल लेते हैं। टोटल एज ऑफ 45 स्टूडेंट इन सेक्शन बी इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 630 ईयर। ठीक है, कितना आ गया 630 ईयर। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या निकालना है, क्या बोला गया है, अगर दोनों सेक्शन को एक साथ उनकी एवरेज फाइंड करनी है। टोटल स्टूडेंट सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी के मिला के कितने हो गए हमारे पास
55 प्लस 45 इज इक्वल टू कितने हो गए 5 5 10 0 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट। ठीक है, अब टोटल एज निकाल लेते हैं। टोटल एज कितनी आ जाएगी दोनों सेक्शन की 630 प्लस 660 इज इक्वल टू दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 1290 ईयर। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है एवरेज एज निकालनी है दोनों सेक्शन की, एवरेज ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, मीन्स एवरेज किसकी निकालनी है हमने सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी की। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कितने आ गए हमारे पास 1290 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसर, तो अब 10 से हम यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल प्लेस कर देंगे तो कितना आ गया 12.9 ईयर। ठीक है, तो एवरेज एज कितनी आ गई दोनों सेक्शन की 12.9 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट 12.9 ईयर। नंबर 9 व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या दी हुई है हमारे पास 100 50 52 26 28 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास इस सीरीज को हम ध्यान से देखेंगे क्या देखो फर्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे 100 और 50 है। ठीक है, जब 100 को हमने क्या किया डिवाइड किया किसके साथ 2 से तो कितना आया 50। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया 50 में 50 और 52 के बीच में क्या रहा +2। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम इसी तरीके से नेक्स्ट इन दोनों का पेयर बनाते यहाँ पे क्या रहा हमारे पास अगर हम 52 को फिर से 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारे पास 26। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप फिर से देखते हैं इसी को ही, तो यहाँ पे भी क्या रहा है 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होगा यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 2 1 द 2 2 4 द 8 तो कितना आएगा यहाँ पे 14। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट 14। क्वेश्चन नंबर 10 अ रेल जर्नी ऑफ 75 किलोमीटर कॉस्ट 215 हाउ मच विल अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 75 किलोमीटर तय करने के लिए 215 रुपये का खर्च आ रहा है। ठीक है, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ गिवन 75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कॉस्ट कितनी है 215। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का कितना जाएगा 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी होगी 215 ओवर 75। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास 1 किलोमीटर की कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर किसके लिए निकालेंगे 120 किलोमीटर के लिए, कॉस्ट फॉर 120 किलोमीटर। ठीक है, तो 120 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 120 मल्टीप्लाई 215 ओवर 75। ठीक है, किससे करेंगे हम 15 से 15 8 द 120 और 15 5 से कितने होते हैं 75 15 5 द 75 5 से 5 1 द 5 5 4 द 20 और 5 2 द 5 3 द 15। तो कितना आ गया 43 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 344 रुपीज़। ठीक है, तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितने रुपए का खर्च आएगा 344 रुपये। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कितना आएगा 344। क्वेश्चन नंबर 11 द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज ₹6,290 फॉर व्हाट लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेज्ड फॉर ₹4,420। 37 मीटर रेशम की कीमत 6,290 रुपये है। इस रेशम की कितनी लंबाई के लिए 4,420 रुपये में खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है लेंथ फाइंड करनी है किसकी सिल्क की। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है
₹6,290 में कितनी मीटर सिल्क आ रही है? 37 मीटर। ठीक है, तो एक रुपये में कितनी सिल्क आएगी? ₹1 में कितनी आ जाएगी? 37/6290। ठीक है, मीटर। तो ये ₹1 कॉस्ट आ गई। ठीक है, सिल्क की। तो हमें कितने रुपए दिए हुए हैं? 4420 में कितनी सिल्क खरीदी जा सकती है? तो लिखते हैं यहाँ पे क्या निकालना अब हमने? 4420 में कितनी सिल्क खरीदी जा सकती है? तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 37/6290 मल्टीप्लाई 4420। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसर। ठीक है, तो अब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 37 मल्टीप्लाई 442 डिवाइड बाई 629। ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 629 के साथ, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26 मीटर। ठीक है, तो 4420 में हम कितने मीटर सिल्क खरीद सकेंगे? 26 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 26 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 16 कार्डबोर्ड इज 44 mm, हाउ मैनी कार्डबोर्ड विल बी देयर इन अ पाइल विच इज 71.5 सेंटीमीटर थिक? यदि 16 गत्ते के ढेर की मोटाई 44 मिलीमीटर है तो 71.5 सेंटीमीटर मोटे ढेर में कितने गत्ते होंगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे थिकनेस दी हुई है, थिकनेस ऑफ 16 कार्डबोर्ड कितनी दी हुई है? 44 mm। ठीक है, और क्या दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे? तो अब हम यहाँ पे 1 कार्डबोर्ड की थिकनेस निकाल लेते हैं। ठीक है, थिकनेस ऑफ 1 कार्डबोर्ड कितनी आएगी? 44 डिवाइडेड बाई 16 mm। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास? इसे सोल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास? 2.75 mm। ठीक है, ये क्या आ गई? 1 कार्डबोर्ड की थिकनेस। ठीक है, अब बोला कि जो हमारे पास गिवन थिकनेस दी हुई है, ठीक है, अब हमारे पास ढेर दिया हुआ है और उसकी थिकनेस दे दी हुई है कितनी? 71.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन थिकनेस ऑफ पाइल ऑफ कार्डबोर्ड कितनी दी हुई है? 71.5 सेंटीमीटर। अब इस 71.5 सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे? mm में। तो जब भी हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना तो क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 7150। ठीक है, तो अब हमने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा? 0 के आगे। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 715 mm। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास? थिकनेस, जो कि हमारे पास सेंटीमीटर में दी थी, उससे हमने किस में चेंज कर लिया? मिलीमीटर में। ठीक है, तो बोला गया है कि वो जो कार्डबोर्ड का ढेर लगाया हुआ है हमने, ठीक है, जिसकी थिकनेस अब हमारे पास 715 mm है, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्डबोर्ड होंगे? तो ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड नंबर ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? कितने हमारे पास? 715। ठीक है, और एक कार्डबोर्ड की थिकनेस कितनी है? 2.75 mm। तो डिवाइड कर देंगे हम, mm डिवाइड किससे करेंगे? 2.75 mm से। ठीक है, तो इसे सोल्व करके लिखते हैं आगे कितना आ जाएगा? mm से mm कैंसिल आउट, तो 275। ठीक है, तो जब 275 से जो हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 715 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 275 इज इक्वल टू 7150
275। जब हम 275 से भाग करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 260, 260, ठीक है। तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्डबोर्ड होंगे? 260 कार्डबोर्ड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ हॉस्पिटल द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क ऑफ 60 पेशेंट इज 1350 लीटर. How many patients can be accommodated in the hospital if the monthly ration of milk is raised to 1710 liter, assuming that the quota per head remains the same? एक अस्पताल में 60 रोगियों के दूध की मासिक खपत 1350 लीटर है। यदि दूध का मासिक राशन 1710 लीटर तक बढ़ा दिया जाए तो ये मानते हुए कि प्रति व्यक्ति कोटा समान रहता है, तो कितने रोगियों को अस्पताल में समायोजित किया जा सकता है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या बताया हुआ है, जो 1350 लीटर मिल्क है, कितना है? 1350 लीटर मिल्क, उसे कितने पेशेंट कंजप्ट कर रहे हैं? 60 पेशेंट, ठीक है। तो 1 लीटर मिल्क को कितने पेशेंट कंजप्ट करेंगे? देखते हैं। 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 60 ओवर 1350 पेशेंट, ठीक है। अब हम इसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसे सीधे आगे अप्लाई कर लेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला कि अगर कंजप्शन को बढ़ा दिया जाए, अगर मिल्क की जो कंजप्शन पहले कितनी थी? 1350 लीटर थी 60 पेशेंट के लिए, अब 1710 कर दी जाए तो कितने पेशेंट जो है उसे कंजप्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा। 1710 लीटर मिल्क कितने लोग कंजप्ट कर पाएंगे? तो 1 लीटर को कितना कर रहे हैं? 60 ओवर 1350 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 1710 लीटर, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, 5 से 5 12 द 60, 5 से 5 2 द 10, 5 7 द 35, ठीक है। अब किससे कटेगा ये? 3 से, 3 9 द 27, 3 5 द 15 और 3 7 द कितने होते हैं? 21, ठीक है। और फिर से कट जाएगा ये, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 9 द 27, 3 से 3 1 द 3, 3 4 द 12, 19 4 द कितने होते हैं? 19 4 द 76 पेशेंट। तो कितने 1710 लीटर मिल्क को कितने पेशेंट कंजप्ट करेंगे? 76 पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट्स है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास पेशेंट है, ठीक है, 60 ओवर यहाँ पे क्या है? ये लीटर, ये भी किस में है? लीटर। तो लीटर से लीटर कट जाएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा वो किस में आएगा? पेशेंट में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 76 पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 14, a train 150 meter long is running at a uniform speed of 90 km per hour. Find the time taken by it to cross a man standing on the platform. 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन दिया हो उसे हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है? 150 मीटर, ठीक है। और यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कितनी दी हुई है हमारे पास? यहाँ पे ट्रेन की स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेंगे किस में? मीटर पर सेकंड में, इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई 60, 0 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। 6 से 6 1 द 6, 6 15 द 19, ठीक है। अब 3 से करते हैं, 3 2 द 6, 3 5 द 15, ठीक है। तो कितना आ गया? फिर से 2 से 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो कितना आ गया हमारे पास? 5 5 द 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई हमारे पास? स्पीड, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? जो लेंथ ऑफ ट्रेन होती है ना, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन हु स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म,
ठीक है, उसके बीच में सेम ही डिस्टेंस है जितनी लंबी ट्रेन है। ठीक है, अगर ट्रेन 150 मीटर लंबी है तो जो ट्रेन है और जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बंदा खड़ा वहाँ पे, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, 150 मीटर। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारे पास, यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे पास 150 मीटर और स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 5 से करते हैं, 5 5 द 25, 5 3 द 15, 0, 5 1 द 5, 5 6 द 30 इज इक्वल टू, मीटर से मीटर कट जाएगा और ये सेकंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम कितना आ गया, 6 सेकेंड। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, a train 700 meter long is running at 72 km per hour. If it crosses a tunnel in 1 minute, find the length of the tunnel. 700 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि यह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ टनल दी हुई है, लेंथ ऑफ टनल यहाँ पे नहीं दी हुई है तो हम उसे क्या मान लेंगे, इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ टनल क्या आएगी हमारे पास, एक्स मीटर। और ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 700 मीटर। ठीक है, और क्या बताया हो यहाँ पे हमारे पास, जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितनी बताई हुई यहाँ पे, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से हम स्पीड को मीटर में, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो 72 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई 60, 0 से 0, यहाँ भी 0 से 0 कट गई। ठीक है, 6 से 6 1 द 6, 6 12 द 7, 6 12 द 72, 6 1 द 6, 6 2 द 12 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या बोला गया आगे हमारे पास, टाइम क्रॉस द टाइम, ट्रेन जो है वो कितने टाइम में क्रॉस कर रही है टनल को, 1 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब कितना आ जाएगा हमारे पास, जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 700 मीटर प्लस, ठीक है, जो टनल की लेंथ है वो कितनी है, एक्स मीटर, ओवर कितना टाइम लग रहा है इनको क्रॉस करने में, 20 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे ये किस में है, मीटर में। ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ठीक है, जो ट्रेन है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और ट्रेन का जो लेंथ है वो कितनी है, 700 मीटर, और जो टनल की लेंथ है उसे हमने कितना माना हुआ है, एक्स। तो हमने यहाँ पे टनल की लेंथ फाइंड करनी है, और बोला कि जो ट्रेन है वो उस टनल को 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड में क्रॉस करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ टनल निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखो मीटर से मीटर कट गया। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस तरफ जाके कितना आएगा, 700 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 20 कितने होते हैं, 1200। ठीक है, 1200 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है, सेकंड, और सेकंड से सेकंड कट गया तो कितना आ गया, 1200। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 1200 माइनस 700, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 मीटर। ठीक है, तो जो लेंथ है टनल की वो जो हमने x मीटर मानी हुई थी वो कितनी आ गई, 500 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्या दिया हो हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं 42 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x माइनस 22 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो जब भी हमारे पास ऐसा केस होता है तब हम क्या करते हैं, बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो ये स्टेप हो जाएगा स्किप। उसके बाद क्या आता है डिवीज़न, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न है यहाँ पे सोल्व होगा, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, और 42 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 21। 21 2 से कितने होते हैं 42 प्लस 3x माइनस 22 इज इक्वल टू 8। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 22 माइनस का है उसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21 प्लस 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 22। तो कितना आ गया हमारे पास 21 प्लस 3x इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो हम यहाँ से 3x लिख लेते हैं, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू, अब जो 21 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव का है वो राइट हैंड साइड में नेगेटिव का हो जाएगा। तो कितना आ गया 30 माइनस 21 इज इक्वल टू कितना आ गया 9, ठीक है। तो यहाँ से हम 3x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 9 और x कितना आ गया x इज इक्वल टू 9/3। 3 1 द 3, 3 3 द 9, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया यहाँ पे हमारे पास, सिंप्लीफाई -25 प्लस 14 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 5 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे, मीन्स इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास -25 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 कितने होते हैं 2, ठीक है। तो अब ब्रैकेट के बाद क्या स्टेप है हमारे पास डिवीजन, ठीक है। तो 14 को अब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो कितना आएगा -25 प्लस कितना आ जाएगा 7, 2 7 द 14, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, तो हमारे पास 25 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा माइनस के कितने आएंगे 18, ठीक है 18। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट -18। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट -14 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -28 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, ऐसे लिखा हुआ है -40 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1 प्लस ब्रैकेट में -28 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास अलग अलग तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके के अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन आते हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल क्या करेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट पोर्शन को तो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व, कितना आएगा -40 मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -28 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है डिवाइड करना। तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 28 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 7 के साथ, तो कितना आएगा 4। तो लिखते हैं यहाँ पे -40 मल्टीप्लाई -1 माइनस कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब आगे फर्दर सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। -40 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो कितना आएगा प्लस का 40, ठीक है। और -4, अब 40 में से 4 गए तो कितना बचा 36, ठीक है। कितना बचा 36, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट 36। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज -2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास अलग अलग तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यहाँ भी क्या होगा बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप क्या है ब्रैकेट को ओपन करना, ठीक है। तो हम ब्रैकेट को ओपन करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस क्या होता है -8 डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या आ गया डिवाइडेड बाय किसके साथ होगा -4, ठीक है। कितना आ जाएगा -4, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2x -2 मल्टीप्लाई में -2, ठीक है। तो हमने सभी को ब्रैकेट ओपन करके लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास डिवाइड करना।
तो -4 को 8 को -8 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, -4 के साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ 8, 2 आ जाएगा। तो ये आएगा किसका, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आ गया, -3 + 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, +4, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड करना। तो अभी इन्हें ऐड करेंगे, 2 + 4 कितने होते हैं, 6, -3 + 6 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 - 3 3। और हमेशा साइन उसी जो जिसके साथ, जिस डिजिट के साथ, बड़े डिजिट के साथ अगर जो साइन लगा हो, अगर प्लस का लगा हो तो प्लस आएगा, अगर माइनस का लगा होगा तो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे बड़ा डिजिट कौन सा है, 6, तो 6 के साथ कौन सा साइन लगा है, प्लस का। तो यहाँ पे आंसर में भी क्या आएगा, +3, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3। Question number 20. A man can do a job in 15 days. His father take 20 days and his son finishes it in 25 days. How long will they take to complete the job if they all work together? ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एक आदमी है वो 15 दिन ले रहा है किसी काम को ख़त्म करने में, उसके फादर 20 डेज एंड हिज सन वो 25 डेज में ही उस काम को ख़त्म कर रहा है। तो तीनों एक साथ मिलके उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो मैन है वो कितने दिनों में काम को ख़त्म कर रहा है, वो काम को ख़त्म कर रहा है 15 डेज में, ठीक है। और फादर, हिज फादर वो काम को ख़त्म कर रहा है कितने दिनों में, 20 डेज में, ठीक है। और हिज सन वो अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, 25 डेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। टोटल वर्क, अब टोटल वर्क होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 25, ठीक है। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 300 यूनिट, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क, ठीक है। तो मैन का 15 डे का वर्क निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 यूनिट पर डे, कितना आ जाएगा, 20 यूनिट पर डे, ठीक है। और इसी तरीके से उसके फादर का कितना आ जाएगा, फादर का आ जाएगा 15 यूनिट पर डे, ठीक है। और जो उसका बेटा है उसका वर्क कितना आ जाएगा 25 डेज का, 12 यूनिट पर डे, 12 यूनिट पर डे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब क्या बोला गया है कि अगर वो तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो अब यहाँ पे उन तीनों का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ मैन, हिज सन एंड हिज फादर, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल वर्क कितना आ गया, ठीक है। ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 15 + 25 + 20, ठीक है। तो कितना आ गया, 47 यूनिट पर डे, ठीक है। तो इनका 1 डे वर्क कितना आ गया, ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 47 यूनिट, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 300 यूनिट वर्क, ठीक है। तो 300 यूनिट वर्क को ये कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे, 300 यूनिट, ठीक है। और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 47 यूनिट पर डे, ठीक है। यूनिट से यूनिट कैंसिल, डे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया, 300/47 डेज, ठीक है। तो जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 6 से ही 18/47 डेज, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6 से ही 18/47,